So this is our unit number 28D theory portion, which is based on doctrine of ultravirus, constructive notice, indoor management. So दोस्तों डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस का मीनिंग क्या होता है कि कंपनी जो है कर सकती है जो कि मेंशन्ड है इसके एमओए में, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। यदि कंपनी कुछ ऐसा करना चाहती है जो कि मेंशन नहीं है एमओए में, तो ऐसा नहीं कर सकती लीगली। जैसे मान लीजिए कि कंपनी बना था कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए और बेचने के लिए, तो ये क्लॉथिंग का बिजनेस शुरुआत नहीं कर सकती। क्लॉथिंग को प्रोड्यूस करना, उसे बेचना शुरुआत नहीं कर सकती बिना अपने एमओए को अल्टर किए। दोस्तों जब भी कोई कंपनी ऑपरेट होती है अपने एमओए के स्कोप के अंदर, तो ये माना जाता है इंट्रा वायर्स। इंट्रा वायर्स का मतलब ये हुआ कि अपने लीगल अथॉरिटी के अंदर ये काम कर रही है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी बनी थी ताकि वो कार को मैन्युफैक्चर करे और बेचे, तो ये कार अपने कस्टमर को दे रही है, तो ये ऑपरेट कर रही है इंट्रा वायर्स। लेकिन दोस्तों जब भी कोई कंपनी कुछ ऐसा काम करती है जो कि इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ नहीं होता है, तो इसे माना जाता है अल्ट्रा वायर्स। मतलब ये अपनी लीगल अथॉरिटी के बियॉन्ड काम कर रही है। जैसे मान लीजिए कि यही सेम कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अब चलो बोली कि अब हम ये क्लॉथिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं बिना अपने एमओए को अल्टर किए हुए, तो इसे कहा जाएगा अल्ट्रा वायर्स। दोस्तों बताया जा रहा है यदि कोई कंपनी इंटर करती है अल्ट्रा वायर्स में, अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन में, तो इसे आप स्यू नहीं कर सकते इन्फोर्स के लिए। और दोस्तों इसे भी नहीं स्यू किया जा सकता ट्रांजेक्शन के ब्रीच के लिए। जैसे मान लीजिए कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्लॉथिंग बेच रही है जो कि अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन है, तो ये बायर को स्यू नहीं कर सकती पेमेंट के लिए, राइट। इट कैन नॉट सी द बायर फॉर द पेमेंट ऑफ द क्लॉथिंग। साथ ही साथ दोस्तों बायर भी कंपनी को स्यू नहीं कर सकता ट्रांजेक्शन के ब्रीच के लिए। ये दो पॉइंट है समझाया जा रहा है। दोस्तों बताया जा रहा है कि इंग्लिश लॉ में जो रूल ऑफ लॉ है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का, इसको क्लियरली और इम्पैथेटिकली लेड ऑन था हॉर्स ऑफ लॉ। ये आपको ब्रिटिश के समय का हिस्ट्री बताया जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एक फंडामेंटल रूल है कंपनी का, जो कि कहता है कि कंपनी जो है ऐसा कर सकती है जो कि इसके एमओए में लिखा हुआ है। यदि कोई कंपनी कुछ ऐसा काम करती है जो कि इसके ऑब्जेक्टिव क्लाउज के स्कोप से बाहर है, तो इसे माना जाएगा कि अल्ट्रा वायरस एक्ट कर रही है। जैसे एसबरी रेलवेज कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रीके वाले केस में था। एसबरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव था कि वो रेलवे कैरेज को मैन्युफैक्चर करेगी और बेचेगी। वो एक मैकेनिकल कैरियर की तरह, इंजीनियर की तरह काम करेगी, ठीक है। और दोस्तों जनरल कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करेगी। फ्रेंड्स डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे एसबरी रेलवे कैरेज और आयरन कंपनी वर्सेस राइके का केस था। एसबरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव था कि वो रेलवे कैरेज को मैन्युफैक्चर करेगी और बेचेगी, मैकेनिकल इंजीनियर्स के रूप में काम करेगी और जनरल कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करेगी। लेकिन दोस्तों जो कंपनी के डायरेक्टर थे, उन्होंने राइके के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो रेलवे लाइन को बेल्जियम में कंस्ट्रक्ट करेगी, जो कि इस ऑब्जेक्टिव क्लॉज में नहीं लिखा हुआ था। तो डायरेक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट किया इस ग्राउंड ऑफ अल्ट्रा वायरस पे। राइके जिसने ऑलरेडी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था, इसने एक्शन लिया कि जो डैमेज हुआ है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया। सो फ्रेंड्स देखिए इस केस का जजमेंट क्या आया वो मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों बताया यह है कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, जो कि हाईएस्ट कोर्ट था यूनाइटेड किंगडम का, इसने रूल किया कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो क्वेश्चन में है वो अल्ट्रा वायरस है। इसका मतलब कि ये लीगल पावर के बियॉन्ड है, कंपनी के अथॉरिटी के बियॉन्ड है, कंपनी के लीगल पावर के बियॉन्ड है। इस कारण से कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड माना गया, मतलब ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है जो कि खाली कार बेचती है, वो डिसाइड कि चलो आप नया ऑफिस बिल्डिंग बनाएंगे, तो ऑफिस बिल्डिंग बनाना कंपनी के लीगल पावर में है नहीं, ना ही उसके लीगल अथॉरिटी में है, तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा? अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, वो गोल होता है, वो पर्पस होता है जिसके लिए कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया था। वो स्पेसिफाई करता है कि क्या एक्टिविटी जो है कंपनी कर सकती है, और स्टेट करता है कि इस ऑब्जेक्टिव के बियॉन्ड क्या एक्टिविटी कंपनी नहीं कर सकती है, राइट। एवरीथिंग इज स्टेटेड देयर। तो दोस्तों इस कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करेगी लो इनकम फैमिलीज़ को। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी एक्टिविटीज़ अंडरटेक करेगी, जैसे हाउस बनाना, रेंटल प्रॉपर्टी को मैनेज करना, हाउसिंग रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करना। लेकिन दोस्तों कंपनी ऐसे एक्टिविटी को अंडरटेक नहीं करेगी जैसे कार बेचना, जो कि इसके ऑब्जेक्टिव के बाहर है, राइट, विच इज़ बियॉन्ड द ऑब्जेक्टिव। दोस्तों फिर नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो हमारा जनरल कॉन्ट्रैक्टर था इस कॉन्ट्रैक्ट में, वो उसका मीन था कि आप उसे अलाउ कीजिए कंपनी को कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके जो कि कनेक्टेड हो मैकेनिकल इंजीनियर के बिजनेस से। यदि इस टर्म को इंटरप्रेट ना किया जाएगा, ठीक है, तो कंपनी को, जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है जो कि स्पेशलाइज है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करती है कि वो जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विस प्रोवाइड करेगी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए। तो जो यहाँ जनरल कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा, वो उसे इंटरप्रेट किया जाएगा कि वो कंपनी को अलाउ करेगी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, जैसे इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करना प्रोजेक्ट के लिए। दोस्तों बताया जा रहा है कि यदि कंपनी के पास कोई लीगल पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने का, जैसे मान लीजिए कि ये कंपनी है
जो कि कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर की हम लीगल सर्विस प्रोवाइड करेंगे क्लाइंट को। तो चूँकि लीगल सर्विस प्रोवाइड करना ये उसके लीगल पावर में नहीं है, तो कंपनी के पास पावर नहीं होगा कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सके। अब जरा बात करते हैं कि अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या होता है। दोस्तों, यदि कोई कंपनी इंटर करती है कॉन्ट्रैक्ट में जो कि इसके लीगल पावर के बियॉन्ड है, इसके अथॉरिटी के बियॉन्ड है, दैट मीन्स इट इज़ अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, तो कॉन्ट्रैक्ट को वाइड माना जाएगा वेरी बिगनिंग से। और जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है जो केवल कार बेचती है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर की कि अपने क्लाइंट को लीगल सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो चूंकि लीगल सर्विस प्रोवाइड करना ये कंपनी के लीगल पावर में नहीं है, अथॉरिटी में नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट को अल्ट्रा वायरस माना जाएगा और वाइड एब इनिशियो माना जाएगा। मतलब दोस्तों, ये कभी लीगली वैलिड था ही नहीं और इसको आप वैलिड कर भी नहीं सकते हैं लेटर अप्रूवल या रेटिफिकेशन से। दोस्तों, फिर बताया जा रहा है कि यदि कंपनी किसी अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करती है तो कंपनी को आप लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट का। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों इस अल्ट्रा वायरस को। कि हम लोग बेसिकली समझ रहे हैं कि अल्ट्रा वायरस का क्या इफेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी केवल कार बेचती है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर की कि चलो आप नया ऑफिस बिल्डिंग बनाएंगे। तो चूंकि ऑफिस बिल्डिंग बनाना ये कंपनी के लीगल पावर में है ही नहीं और ना ही कंपनी के अथॉरिटी के अंदर है, तो दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसे अल्ट्रा वायरस माना जाएगा और कंपनी लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों बताया जा रहा है कि यदि कोई कंपनी पैसा लेंड करती है किसी अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन में, तो कंपनी पैसा रिकवर भी कर सकती है डेटर से जिसने लोन रिसीव किया। जैसे मान लीजिए कि कंपनी जो केवल कार बेचती है, वो अब क्या करने लगी, लोगों को पैसा देने लगी। तो चूंकि लैंडिंग मनी जो है कंपनी के लीगल पावर अथॉरिटी में है ही नहीं, तो जो लोन है ना उसे अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, कंपनी मनी रिकवर कर सकती है डेटर से जिसने लोन लिया है। जिसने आपने मान लीजिए उधार लिया कंपनी से, तो कंपनी आपसे पैसा वापस ले सकती है। दोस्तों, यदि कोई कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन में, तो कंपनी उस सर्विस का चार्ज रिकवर कर सकती है। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है वो कार बेचती है, वो लीगल सर्विस प्रोवाइड कर रही है किसी क्लाइंट को, तो चूंकि लीगल सर्विस प्रोवाइड करना ये कंपनी के लीगल पावर अथॉरिटी में है नहीं, तो इसे अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, कंपनी जो है वो चार्जेस को रिकवर कर सकती है जो भी लीगल सर्विस ये प्रोवाइड की है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि यदि कोई कंपनी अपनी प्रॉपर्टी को डिलीवर करती है किसी आउटसाइडर को किसी अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन में, और कंपनी रिक्लेम कर सकती है प्रॉपर्टी को यदि से ट्रेस किया। जैसे मान लीजिए कि कंपनी केवल कार बेचती है, तो लेकिन कंपनी क्या कर सकती है, उसने क्या किया, किसी एक ज़मीन का हिस्सा था वो किसी आउटसाइडर को उसने बेच दिया। लेकिन दोस्तों, कंपनी रिक्लेम कर सकती है ज़मीन को, इसको ट्रेस कर सकती है यदि प्रूफ किया गया कि ये गलती से बेचा गया था अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, यदि कोई कंपनी मनी बोरो करती है अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन में, तो कंपनी जो है लायबल हेल्ड किया जाएगा रिपेमेंट ऑफ लोन। जैसे मान लीजिए कि कंपनी केवल कार बेचती है, उसने पैसा ले लिया एक रियल एस्टेट के को परचेज करने के लिए, तो चूंकि रियल एस्टेट परचेज करना कंपनी के लीगल पावर में था ही नहीं, तो लोन को क्या माना जाएगा, अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, यदि कंपनी प्रूफ करती है कि जो पैसा यूज किया गया वो कंपनी के पर्पज से यूज किया गया, एक शोरूम बनाने के लिए यूज किया गया, तो कंपनी को लायबल माना जाएगा लोन के रिपेमेंट के लिए। समझे। फिर दोस्तों क्या बताया जा रहा है, यदि कोई लैंडर मान लीजिए लोन देता है किसी कंपनी को अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन में, कोई लैंडर है उसने क्या किया कि कंपनी को लोन दे दिया, ठीक है, किसी अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन में कंपनी को लोन दिया, तो फ्रेंड्स क्या बताया जा रहा है कि और कंपनी ने उस पैसे को यूज़ किया एक नया वेयर हाउस खरीदने में। तो चूंकि वेयर हाउस को बिल्ड करना, बताइए वेयर हाउस को बिल्ड करना कंपनी का लीगल पावर था क्या, नहीं था, तो लोन को क्या माना जाएगा, अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। लेकिन जो लैंडर है वो पैसा रिकवर कर सकता है किससे, कंपनी से, राइट। कैसे, वेयर हाउस को ट्रेस करे और उसके प्रोसीडिंग, उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग लाए। दोस्तों फिर बताया जा रहा है, इसे कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रेसिंग, ठीक है। फिर क्या बताया जा रहा है दोस्तों, इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। यदि कोई कंपनी फंड को यूज करती है जो कि वो अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन के माध्यम से ऑब्टेन की है, उस फंड को यूज कर रही है प्रॉपर्टी को एक्वायर करने में, तो कंपनी इज इंटाइटल्ड टू ऑन दैट प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए कि कंपनी है जो केवल कार बेचती है, उसने क्या किया कि एक 8 वर्ग के पीस को खरीद लिया अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन में, तो चूंकि 8 वर्ग पीस को खरीदना वो कंपनी के लीगल पावर के अंदर है ही नहीं, इसीलिए ये जो लोन है उसे क्या माना जाएगा, अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, यदि कंपनी उस 8 वर्ग को यूज करती है अपने शोरूम में डिस्प्ले करने के लिए, तो कंपनी को 8 वर्ग खरीद सकती है क्योंकि ये कंपनी के कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। बताया जा रहा है दोस्तों, यदि किसी कंपनी के डायरेक्टर
पेमेंट करते हैं जो कि कंपनी के लीगल पावर से बाहर है, तो डायरेक्टर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे उस मनी के रिपेमेंट के लिए। और जैसे मान लीजिए कि एक डायरेक्टर है किसी कंपनी का, वो केवल जो कंपनी केवल कार बेचती है, ठीक है, उसने डायरेक्टर ने क्या किया कि पेमेंट कर दिया रियल एस्टेट के पीस को खरीदने के लिए। डायरेक्टर ने क्या किया दोस्तों कि एक रियल एस्टेट का पीस था, ज़मीन था, घर था, उसने उसको खरीद लिया उस पैसे से। अब क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद तो यहाँ पे इस केस में चूंकि रियल एस्टेट परचेज करना कंपनी के लीगल पावर में था ही नहीं, तो पेमेंट को क्या माना जाएगा, अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा, राइट। तो उस केस में क्या होगा, ऐसे केस में डायरेक्टर पर्सनली लायबल होंगे उस कंपनी को रिपे करने के लिए जितना पैसा उन्होंने खर्च किया है रियल एस्टेट के परचेज में। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी के एजेंट होते हैं, वो ऑब्लिगेटेड होते हैं कि वो विद इन लीगल पावर अथॉरिटी के अंदर काम करें। यदि किसी डायरेक्टर किसी आउटसाइडर को इंड्यूस करता है कि कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए कंपनी का, और किसी ऐसे मैटर के लिए जो कि कंपनी के लीगल पावर से बाहर हो, अथॉरिटी से बाहर हो, ठीक है, तो उस केस में दोस्तों द डायरेक्टर में भी पर्सनली लायबल फॉर द आउटसाइडर। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं जो केवल कार बेचती है कंपनी, और वो क्या करते हैं एक आउटसाइडर को इंड्यूस करते हैं ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सके कंपनी के साथ, ताकि वो रियल एस्टेट के पीस को खरीद सके। तो चूँकि रियल एस्टेट को खरीदना वो कंपनी के लीगल पावर के अंदर नहीं है, लीगल अथॉरिटी के अंदर नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट को अल्ट्रा वायर्स एक्ट माना जाएगा। ऐसे केस में जो डायरेक्टर है वो पर्सनली लायबल होंगे आउटसाइडर को, जो भी लॉस वो इनकर कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव, ये था हमारा अल्ट्रा वायरस का बात। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आइए एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो एमओए होता है और एओए जो होता है वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी क्रिएट करती है जब ये इनकॉर्पोरेट हुई। इनकॉर्पोरेट होने का मतलब क्या हुआ, जब ये सरकार के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करवाई, ठीक है, यही होता है इनकॉर्पोरेट। तो जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो इनका अपना एमओए होता है, इनका अपना एओए होता है। फिर दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये किसके पास फाइल किया जाता है, आरओसी के पास। आरओसी कौन होते हैं, कंपनी के रजिस्ट्रार होते हैं। तो आरओसी के पास ये सभी डॉक्यूमेंट क्या किया जाता है, फाइल किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये आरओसी एक पब्लिक ऑफिस होता है, यू शुड नो दिस आरओसी इज़ अ पब्लिक ऑफिस। इसका मतलब कोई भी जो है देख सकता है। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो लॉ है वो गारंटी करता है, लेट मी कम बैक टू द आवर टॉपिक। दोस्तों ये जो लॉ है वो गारंटी करता है, या एक्ट गारंटी करता है राइट ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट टू एवरीवन, चाहे वो कोई भी हो, वो इन डॉक्यूमेंट को देख सकता है। यदि मान लीजिए कि आप एक कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए कंपनी से कुछ खरीद रहे हैं, या दोस्तों कंपनी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप कंपनी के एमओए को देखें, कंपनी के एओए को देखें, ये इंश्योर करें कि जो भी आप कर रहे हैं वो कंपनी का रूल अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं किसी कंपनी को, इससे पहले कि आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें, आप उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देखें, उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को देखें, ताकि आप श्योर हो सके कि आपको अलाउ किया गया है कि वो आपको अलाउ कर रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट को खरीद सकें। यदि वो ऐसा नहीं करें, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसका कारण क्या होगा कि कंपनी, मान लीजिए कि कंपनी को अलाउ नहीं था कि आपका प्रोडक्ट बाई करें, तो आप जो है कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर पाएंगे। यदि मान लीजिए कि आपने तो बेच दिया सामान को, लेकिन कंपनी ने पैसा आपको वापस दिया नहीं, तो आप कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। इसीलिए दोस्तों जब भी आप किसी कंपनी को कोई प्रोडक्ट बेचें तो आप उससे पहले उसके एमओई को पढ़ लें, उसको एओई को पढ़ लें कि क्या वो लीगली आपके सामान को खरीद सकती है, ठीक है, या नहीं खरीद सकती। यदि नहीं खरीद सकती तो उस केस में आप भले ही उसे दे दें, आप भले ही उसे वो पार्टिकुलर आर्टिकल को बेच दें, आप उससे पैसा वापस के लिए लीगल एक्शन नहीं ले सकते। तो दिस इज़ द पॉइंट विच हैव बीन एक्सप्लेन हियर। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, यदि कोई आदमी ने कंपनी के एमओए को, कंपनी के एओ को नहीं पढ़ा तो उसे लीगली कंसिडर किया जाएगा कि उसे कंटेंट का नॉलेज है। ऐसा इसलिए दोस्तों, ठीक है, कि लॉ एज्यूम करता है कि जो भी आदमी किसी कंपनी के साथ बिजनेस कर रहा है वो इसके पब्लिक डॉक्यूमेंट से अवेयर है, ठीक है। पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, एमओए होता है और एओए होता है। दोस्तों ये जो लीगल नोटिस होता है ना, इस तरह का लीगल नोटिस, उसे कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहा जाता है। सच टाइप ऑफ लीगल नोटिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव नोटिस, राइट। तो मैं आपको आगे बताता हूँ बेसिकली क्या होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। देखिए दोस्तों बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब ये होता है कि आपके पास एक नोटिस है, ठीक है, एवन इफ यू हैव एक्चुअली बीन टोल्ड अबाउट इट डायरेक्टली, मतलब आपको डायरेक्टली नहीं बताया गया लेकिन आपके पास एक नोटिस है, ये माना जाता है। यही होता है दोस्तों हमारा कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एंड दोस्तों एक टर्म है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसका क्या मतलब होता है, आइए डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का प्रैक्टिकल इफेक्ट पड़ता है लोगों पे जो कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया किसी कंपनी के साथ बिना इसके पब्लिक डॉक्यूमेंट को देखे, आपने ना एमओए देखा ना एओए देखा, तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे जो भी ब्रीचेज होगा डॉक्यूमेंट का, ठीक है। मान लीजिए कंपनी ने कुछ
डॉक्यूमेंट को ब्रीच किया तो आप जिम्मेवार होंगे। आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपको जानकारी नहीं था कंपनी के रूल के बारे में एज एन एक्सक्यूज़ फॉर ब्रेकिंग देम। जैसे मान लीजिए कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपने एग्री किया कि चलो हम इस कंपनी के लिए नया ऑफिस बनाते हैं, लेकिन आपने कंपनी का पब्लिक डॉक्यूमेंट देखा ही नहीं। इससे पहले कि आप कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते आपने कंपनी का पब्लिक डॉक्यूमेंट देखा ही नहीं, और ऐसा हुआ कि कंपनी को अलाउ नहीं किया गया था कि वो नया ऑफिस को बना सकते हैं एज़ पर इट्स रूल, तो आप जिम्मेवार होंगे दोस्तों उस रूल को ब्रीच करने के लिए, जबकि आपको जानकारी नहीं था इसके बारे में। ऐसा इसलिए कि लॉ एज्यूम करता है कि आपको नॉलेज होना चाहिए कंपनी के रूल के बारे में इससे पहले कि आप उसके काम के लिए एग्री करें। तो कॉन्ट्रैक्टर, एज अ कॉन्ट्रैक्टर यू शुड हैव द नॉलेज, राइट, कि हाउ वेदर दिस कंपनी इज अलाउड टू बिल्ड न्यू ऑफिस और नॉट, वेदर इट इज़ रिटन इन इट्स MOA और नॉट। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि जो यदि कोई पर्सन किसी ट्रांजैक्शन में इंटर करता है किसी कंपनी के साथ, ये एज्यूम किया जाता है उसने कंपनी के MOA को पढ़ा है, समझा है और उसके पास पावर है, लिमिटेशन है कंपनी के ऑफिसर का। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि यदि पर्सन क्लेम नहीं कर सकता कि वो इसका अवेयर नहीं था कंटेंट ऑफ द कंपनी, बाद में आप नहीं कर सकते कि हमको पता ही नहीं था, MOA मैंने पढ़ा ही नहीं था, इस तरह के एक्सक्यूज़ आप नहीं कर सकते, राइट। तो बताया जा रहा है दोस्तों कि पर्सन क्लेम नहीं कर सकता कि उसे अवेयर नहीं था कंपनी के MOA के बारे में, AOE के बारे में, एवन इफ ही डिड नॉट एक्चुअली रीड दैम। तो ये तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, ये एज्यूम करता है कि पर्सन जो आदमी है उसने डॉक्यूमेंट को पढ़ा भी है, समझा भी है, समझे बात को। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया किसी कंपनी के साथ, बाद में पता चला कि कंपनी का जो पावर था वो एक तरह से लिमिटेड था जो कि कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट कर रहा है, तो वो क्लेम नहीं कर सकता है कि वो लिमिटेशन के बारे में उसे जानकारी नहीं थी। फिर क्या बताया जा रहा है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस नोटिस है वो सभी को अप्लाई होता है जो कि ट्रांजैक्शन में इंटर करता है किसी कंपनी के साथ। इसमें कस्टमर आते हैं, सप्लायर आते हैं, एम्प्लॉय आते हैं। ये इंडिविजुअल को एज्यूम किया जाता है कि इनके पास नॉलेज है कंपनी के MOE के बारे में, AOE के बारे में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पर्सन कोई किसी कंपनी का शेयर खरीद रहा है तो उसे प्रेज्यूम किया जाता है उसके पास नॉलेज है कंपनी के MOE का और AOE का। दोस्तों अब बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर्ड मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर्ड मैनेजमेंट एक एक्सेप्शन है इस रूल का, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। ये डॉक्ट्राइन अलाउ करता है किसी पर्सन को, हम आगे बात करेंगे। ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर्ड मैनेजमेंट है ये क्या होता है दोस्तों, ये किसी पर्सन को अलाउ करता है जो कंपनी के साथ डील कर रहा है कि एज्यूम करे कंपनी की इंटरनल प्रोसीडिंग को वो प्रॉपर्ली फॉलो किया गया। आइए दोस्तों हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर्ड मैनेजमेंट की बात करते हैं। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर्ड मैनेजमेंट क्या होता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर्ड मैनेजमेंट एक लीगल प्रिंसिपल है जो कि प्रोटेक्ट करता है लोगों को जो कि कंपनी के साथ बिजनेस करते हैं। ये कहता है यदि किसी पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी के साथ कंसिस्टेंट है कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट के साथ, तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड होगी एवन इफ देयर आर इरेगुलरिटीज़ इन कंपनी इंटरनल मैनेजमेंट। आइए दोस्तों इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर्ड मैनेजमेंट क्या होता है। मैंने आपको सबसे पहले अल्ट्रा वायरस समझाया, फिर कंस्ट्रक्टिव नोटिस को समझाया और अब हम लोग इंडोर्ड मैनेजमेंट को समझ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए क्या बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कह रहा है कि जो डायरेक्टर है वो पैसा बोरो कर सकते हैं बिना शेयर होल्डर के अप्रूवल का। तो कंपनी के AOE में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर जो है पैसा बोरो कर सकते हैं बिना शेयर होल्डर के अप्रूवल का, ठीक है। तो डायरेक्टर ने पैसा ले लिया आउटसाइडर से, तो कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड होगी एवन इफ शेयर होल्डर ने अप्रूव किया हो ना किया हो, क्योंकि उसके AOE में लिखा हुआ है। फिर दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है वो क्या कहता है कि कोई भी आदमी यदि बिजनेस कर रहा है कंपनी के साथ, उसके पास नॉलेज होगा कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट का, जैसे इसके MOE का, इसका AO का। इसका मतलब यदि कोई पर्सन इंटर कर रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी के साथ क्योंकि कंपनी के पावर के बियॉन्ड है, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड माना जाएगा, नल एंड वाइड माना जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर्ड मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर्ड मैनेजमेंट क्या होता है कि एक्सेप्शन है इस रूल का कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। ये प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर को जो कि कंपनी के साथ डील कर रहा है, जबकि कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट करता है इनसाइडर को कंपनी के अगेंस्ट। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है दोस्तों रोयल ब्रिटिश का, रोयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टॉर्कलैंड। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है दोस्तों रोयल ब्रिटिश, इसके बारे में आगे बात करेंगे। रोयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टॉर्कलैंड, जो कंपनी के डायरेक्टर थे ना, उसने मनी बोरो किया टॉर्केंट से बिना शेयर होल्डर के अप्रूवल का, लेकिन टॉर्केंट प्रोटेक्टेड था डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर्ड मैनेजमेंट से, क्योंकि उसके पास कोई रीजन नहीं था सस्पेक्ट करने का कि डायरेक्टर जो है इम्प्रॉपरली एक्ट कर रहा है, जिसके कारण से जो लोन था वो अफेल्ड हुआ और टॉर्कलैंड अपने पैसे को रिकवर कर पाया जो कि उसने कंपनी को दिया था। चलिए अब दोस्तों क्या बताया जा रहा है, ये टॉर्कलैंड वाले एग्जाम्पल में और पॉइंट समझाया जा रहा है कि दोस्तों जो हमारा कंपनी का डायरेक्टर था उसने लोन लिया बिना शेयर होल्डर के अप्रूवल का,
टॉर्कलैंड ने एज्यूम किया कि जो नेसेसरी अप्रूवल है वो कंपनी ने लिया होगा, इसके बाद उसे लोन मिला होगा, लेकिन और वो इसीलिए बाउंड था लोन के द्वारा। तो दोस्तों डिफेंडेंट का क्लेम है, यहाँ पे देखिए एक केस है लक्ष्मी रतन कॉटन मिल कोऑपरेटिव लिमिटेड वर्सेस जेके जूट मिल कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो यहाँ पे डिफेंडेंट ने क्लेम किया कि जो ट्रांजैक्शन है वो वैलिड नहीं है क्योंकि कोई फॉर्मल अप्रूवल ही नहीं लिया गया कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, राइट। सो देयर वाज नो फॉर्मल अप्रूवल टेकन फ्रॉम द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दैट्स वाई दिस वाज एक केस स्टडी आपको समझाया जा रहा है, केस स्टडी के माध्यम से एक चीज़ समझाया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि यदि ट्रांजैक्शन को कंपनी के चार्टर या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा प्रोहिबिट नहीं किया जाता है और ये इंटर होता है किसी पर्सन के द्वारा जो कि नेगोशिएट कर रहे हैं कंपनी के बिहाफ में, तो जो क्रेडिटर होंगे उसका अप्रूवल जो है कंपनी लेगी, क्रेडिटर का अप्रूवल कौन लेगी, कंपनी लेगी, ये समझाया जा रहा है दोस्तों। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है आइए डिस्कस करते हैं। यदि ट्रांजैक्शन को ऑथराइज कर सकते हैं रिजोल्यूशन पास करके तो ये इंटरनल फॉर्मेलिटी माना जाएगा और जो आउटसाइडर कंपनी के साथ डील करेंगे वो एज्यूम करेंगे कि रिजोल्यूशन जो है वो क्या हो गया है, पास हो गया है। चलिए आगे पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। बताया जा रहा है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ, यदि मान लीजिए कि आप इनसाइडर नहीं हैं और आप कंपनी के पार्ट हिस्सा नहीं हैं तो आपको एज्यूम किया जाएगा, कुछ चीज़ एज्यूम किया जाएगा कि आप एज्यूम कर सकते हैं कि चीज़ें जो हैं वो करेक्टली किए गए हैं और कंपनी जो है अपने एग्रीमेंट को ऑनर करेगी आपके साथ। दोस्तों फिर क्या बताया जा रहा है कि एक एग्जाम्पल लिया गया है रोयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कैंड का। इस केस में जो कंपनी के डायरेक्टर थे उसने पैसा लिया टर्कैंड से और एक बॉन्ड इशू किया बिना शेयर होल्डर का रिजोल्यूशन लिए हुए जो कि लोन को ऑथराइज करेंगे। लेकिन दोस्तों कंपनी को हेल्ड किया गया बाउंड बाय द लोन क्योंकि टर्कलैंड के पास राइट है एज्यूम करने का, क्योंकि वो इनसाइडर तो है नहीं, वो तो आउटसाइडर है, तो उसके पास एक राइट है एज्यूम करने का कि जो भी रिजोल्यूशन है वो पास हुआ होगा। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है एक इसको ये आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन दोस्तों इसका कुछ एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन ये है कि जो पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है उसको एक्चुअल नॉलेज होगा इंटरनल इरेगुलरिटीज़ का। इसका मतलब दोस्तों यदि आपको कोई जानकारी है कि कुछ तो गलत चल रहा है कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के साथ तो आप डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को यूज नहीं कर सकते अपने आप को बचाने के लिए। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि जब कंपनी के जो ऑफिसर हैं वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करें जो कि एफरेंट अथॉरिटी के बाहर हो। जैसे मान लीजिए कि एक लोअर लेवल एम्प्लॉय है किसी कंपनी का, वो आपको कुछ बेचना चाहे जो कंपनी एक्चुअली खरीदे ही नहीं हो, तो कंपनी वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड नहीं होगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कंप्लीट लेक्चर का डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।